नमस्कार साथियों, मैं ओंकार नैन, लॉ ग्रेजुएट। 2008 में मैंने लॉ की डिग्री क्लियर की। उसके बाद रेगुलर मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। मीनवाइल मेरी बहुत बार इच्छा हुई और मैंने लॉ एग्जाम्स फाइट किए। मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने आरजीएस दिया, मैंने एडीजे दिया और जो एग्जाम्स मैंने दिए उसमें मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। एडीजे का जो एग्जाम मेरा हुआ उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरा आपके सामने आने का प्रयोजन सिर्फ ये है कि लॉ की स्टडीज करने वाले सभी विद्यार्थी, उनको इस चीज का पता हो कि स्कोप क्या है। लॉ एक बहुत ही एमर्जिंग फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच सकते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मैं कहूंगा कि इस फील्ड में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। एक छोटा सा डिटेल में उसका लेकर के आया हूं। आप जैसे ही लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो सबसे पहला स्कोप जो आपका बनता है वो है प्रैक्टिस का, एज एन एडवोकेट। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये प्रश्न उठे कि एडवोकेट्स जो होते हैं उनका तो अंबार लगा है, लेकिन हकीकत ये है हर कोर्ट के अंदर बहुत कम ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है। तो अगर आप कॉलेज के दौरान अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लें और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लें, प्लस आपके पास अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी स्ट्रांग हैं, अगर आप आउटस्पोकन हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एडवोकेसी के अंदर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये आपको सोसाइटी में रेपुटेशन भी देता है, फीस भी आपको मिलती है और जिस भी डिपार्टमेंट में आपका काम होगा, अगर आप एक अच्छे एडवोकेट हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपके काम को दी जाएगी। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हमने अनुभव की। सेकंड स्कोप जो है दैट इज ऑफ लीगल एडवाइजर। देखिए, आज चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लॉ की कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट करता है। तो इसके अंदर काफी चांसेस रहते हैं आप प्रैक्टिस करते हुए भी लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी में लीगल एडवाइजरशिप अगर आप करते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ भी सकते हैं। तो एम्पल स्कोप है और इंडिया में अभी आप जैसा देख रहे हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं और नए नए जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से लीगल एडवाइजर्स का स्कोप काफी ज्यादा है। लीगल ऑफिसर, ये गवर्नमेंट, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर होता है, उसके बाद में उसको सीनियर लीगल ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं और ये वैकेंसीज अक्सर आती रहती हैं। लीगल ऑफिसर के बाद अगर हम बात करें तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो क्रिमिनल कोर्ट्स में होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लॉ कर लेने के बाद में जरूरी नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट के आप हैं आप वहीं तक सीमित रहें। जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो अपन देखेंगे कि मेजर लॉज जो हैं वो हर कहीं सिलेबस का पार्ट है। सिर्फ लोकल लॉज ऐसे हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो अगर आप 2 या 3 स्टेट्स को भी टारगेट करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं। 2 या 3 स्टेट्स के माइनर लॉज को कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जबकि मेजर लॉज कॉमन है। तो आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन वो ज्यादा मिलते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने 3 साल की, अगर आपकी लॉ की डिग्री है
तो उन 3 साल में, और अगर 5 ईयर लॉ कोर्स में अगर आप हैं तो उस 5 ईयर लॉ कोर्स में अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब की 90% तक पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आप उन चीजों से जुड़े होते हैं, राइटिंग स्किल्स आपको पता होता है, और इनसाइट किस तरह की रखनी है, वर्ड्स का सिलेक्शन किस तरह से करना है, लिखना कैसे है, वो सारी चीजें हम हमारी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि 90% चांसेस में, इन केस अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपने अपना एम्बिशन चूज कर लिया है कि मुझे तो जुडिशरी में जाना ही है, अच्छी रैंक मुझे लेनी ही है, तो कोई विशेष समस्या नहीं है। और जुडिशरी के एग्जाम्स जो हैं आज की तारीख में सबसे इजी एग्जाम्स हैं, बहुत कम प्रिपरेशन के साथ आप उसको क्रैक कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ दिस इज अबाउट द कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट एंड हायर जुडिशियल सर्विसेज। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज हैं, हरियाणा में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज हैं, पंजाब में पंजाब जुडिशियल सर्विसेज हैं। तो अगेन बात वही आ जाती है कि अगर आपने मेजर लॉज तैयार कर लिए हैं तो फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में वहां के मजिस्ट्रेटशिप के लिए या वहां की हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जाम दे सकते हैं, आप एंटाइटल्ड। बट हाँ, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप सिलेबस देख करके अपना मन बनाइए कि मुझे कौन से स्टेट में जाना है। कुछ स्टेट्स के अंदर जीके भी एक एडिशनल सब्जेक्ट है, हो सकता है आप जीके को पसंद नहीं करते हो, आप उसे छोड़ दीजिए। राजस्थान में जीके नहीं है, राजस्थान में टोटली जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका लॉ के इर्द गिर्द घूमता है, और जीके जो है वो हायर जुडिशियल सर्विसेज में वो भी एक बहुत छोटा पार्ट है, तो इसको इजी से आसानी से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट टू इट, मान लीजिए आप और किसी फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप लॉ कॉलेज के अंदर एज लॉ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी जो लॉ फील्ड की मैं समझता हूं वो है सोशल सर्विस, समाज की सेवा। आप एक एनजीओ के मार्फत सोशल सर्विस कर सकते हैं। आप हर उस व्यक्ति का जो किसी न किसी तरह से पीड़ित है उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप में लॉ की अवेयरनेस है, अगर आप जानते हैं कि लॉ को अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प आउट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु नीड लीगल असिस्टेंस एंड एडवाइस। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी है। इस स्कोप के बाद मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा ये कर लूं कि आपको लॉ पढ़ना कैसे है। देखिए, जनरल कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, आप किसी भी एक एक्ट को, किसी भी एक लॉ को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपको उनकी इंटरकनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी, आपको उनके सेक्शंस को क्लब करना पड़ेगा, किस सेक्शन को किस सेक्शन के साथ पढ़ने पर किस तरह का परिवर्तन आता है समझना पड़ेगा, किस तरह के केस लॉज हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ एक डायनामिक प्रोसीजर है, स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है, तो हमें कंटिन्यूअसली उन चीजों को देखना होता है। बट यस, अगर आप फर्स्ट ईयर लॉ में हैं, आप बिगिनर हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हर लॉ को 1 बाय 1 लेकर के चलना है। एक कानून को हम टोटलिटी में पढ़ेंगे, उसके एक एक प्रोविजन को हम समझेंगे, उसकी एक एक डेफिनेशन का एक एक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। मैं आपसे फिर कहूं, लॉ एक कॉमन सेंस है, लॉ में कुछ भी टिपिकल नहीं है। हमें दो ही चीजें करनी है, लॉ की बुक में क्या लिखा है उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर हमें उसका इंटरप्रिटेशन आता है, हम उसके मीनिंग को समझ गए हैं, तो हमें बार बार उस चीज के ऊपर डिस्कशंस करने, ताकि वो सारी की सारी चीजें हमारी मेमोरी में एक फ्लॉपी की तरह सेट हो जाए। राइटिंग की प्रैक्टिस उसके बाद की बात है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस होना चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन किस जगह पे हमें प्लेस करनी है। अगर हमें इतना ध्यान है तो फिर सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और उसकी लिमिट में रहते हुए हमें उसका आंसर देना है। सेकंड थिंग है लैंग्वेज। लॉ के अंदर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो लॉ के क्वेश्चंस के जब आप आंसर लिखते हैं तब तो आपको लैंग्वेज चाहिए, बट देन यू हैव योर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स ऑल्सो। पर्टिकुलरली इन राजस्थान वी हैव बोथ द लैंग्वेजेस। स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, तो लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होना जरूरी है। ये दोनों ही तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट और दूसरा लॉ के सब्जेक्ट, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट में एक जो क्वेश्चन है उसके आगे उसका वेटेज दिया रहता है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन दे दिया, 2 मार्क्स में पूछ लिया, हो सकता है उसे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछ लिया गया होता। तो हम अपनी वर्ड लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे? हाउ टू समराइज, छोटा हम कैसे करेंगे, एंड हाउ टू एक्सटेंड, हम उसका विस्तार कैसे करेंगे। ये चीजें हमें तभी आएंगी अगर लैंग्वेज पर हमारी कमांड हो। तो मेरे यहां आप लोगों से रूबरू होने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, सिंस 2008 till date I'm regularly in touch with laws, I'm regularly in touch with all kind of question papers. I myself have appeared in the exams. Things will be shared with you, but yes, due to certain technical reasons, documents में कुछ कमी रह जाने की वजह से इस बार फाइनल लिस्ट से हम आउट हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं देंगे। आई विल कीप ट्राइंग बिकॉज लॉ इज माई पैशन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प एंड टू रीच ईच सच स्टूडेंट हु ईगरली वॉन्ट्स टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर। सिर्फ तभी, अगर आप में वास्तव में ये भूख है कि मुझे कानून को सीखना है, मुझे किसी अच्छी लीगल पोजीशन पे जाना है, then I'm here to help you out, and I assure that pre-examination you will crack 101%. If you continue with me and if you practice as I say, again you will be able to write your main exams well and you will crack it. उसके बाद का जो चरण है इंटरव्यू, उसमें देखिए लक भी आपका एक पार्ट होता है। किस तरह के लोग इंटरव्यू में आपके सामने बैठे हैं, आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं, आपने कितना रेशनल आंसर दिया, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके स्टार्स कैसे। सो दैट आई कांट क्लेम, बट यस, आई विल गिव यू वन गाइडलाइन, आई विल गिव यू द रोड मैप, you practice on it and definitely the possibilities of success would be much higher. दूसरा बेनिफिट जो मैं आपको बताऊं, जब हम लॉ को पढ़ेंगे, I will be dealing with these laws in both the languages, English as well as in Hindi, and I'll never ask you to write notes. No, my task is to discuss. लिखा हुआ तो आपके बेयर एक्ट में है, हम उसको डिस्कस करेंगे, हम उसके एक एक एलिमेंट को इतनी बार रिवाइज करेंगे कि 80% काम आपका क्लास में हो चुका होगा। नाउ 20% इज योर रिवीजन एंड नाउ दैट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू रिवाइज। इफ यू कैन सिट एंड यू कैन रिकॉल द थिंग्स टोल्ड इन द क्लास, इट्स ओके, बट इफ यू प्रेफर टू राइट डाउन, अगेन इट्स ओके। और मैं आपसे कहूंगा कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, बहुत लाजमी है आप अपने बुलेट पॉइंट्स को रेडी कर लें। बुलेट पॉइंट्स विल बी शॉर्ट नोट्स reduced in less number of pages and it will be helpful for you during revision. तो जब आप रिवीजन करेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप उन सारी चीजों को जो हमने पढ़ी होगी कवर कर लेंगे। फॉर मोर क्वेरीज, नंबर इज शेयर्ड विद यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम and clarify your doubts. Thank you.